नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। कक्षा छठी, इतिहास, हमारा भारत। मौर्य साम्राज्य की इसमें नीतियों के बारे में पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य का विकास कैसे हुआ, उदय कैसे हुआ, और हम इसमें जानेंगे कि साम्राज्य क्या होता है, साम्राज्य क्या होता है, उसमें क्या नियम होते हैं, उसमें क्या कानून होते हैं, और इनमें मौर्य साम्राज्य में कौन कौन ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपना योगदान दिया, इसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। साम्राज्य एक बहुत ही विशाल क्षेत्र होता है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि साम्राज्य जो होता है ना, बहुत ही विशाल क्षेत्र होता है, कई प्रदेशों को मिलाकर बनता है, जहाँ सम्राट के पास समस्त अधिकार होते हैं। वो क्या करता है कि जो वहाँ पे जो राजा होता है वो अपने अधीन कुछ मुख्य अधिपतियों द्वारा कुछ व्यक्तियों को रखता है, जिनके द्वारा साझेदारी से मतलब विचार विमर्श करके अपनी कानून व्यवस्था को वहाँ पर चलाते हैं। और इस संपूर्ण क्षेत्र को एक प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत रखना होता है कि कौन कैसा कार्य करेगा, किसके पास कितनी शक्तियाँ होनी चाहिए, कानून व्यवस्था कैसी है, न्याय व्यवस्था कैसी है, इन सबको वो सही से एक प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं। साम्राज्य छोटे समय के अंतराल में भी हो सकता है कि साम्राज्य जरूरी नहीं है कि एक ही राजा हो, क्या पता किसी राजा का साम्राज्य थोड़े काल में चले, उसके बाद फिर कोई और राजा आ जाए, परंतु सामान्यतः वह पीढ़ी दर पीढ़ी के सदियों तक चलता रहता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि साम्राज्य जो होता है कि भाई राजा का बेटा राजा बना, उसका बेटा राजा बना, तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, ये जो आप देख रहे हो ना, सारनाथ स्तंभ का शीर्ष, ये कई बार पेपरों में पूछा जाता है, खासकर सीटेट के पेपरों में पूछा जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, ये सम्राट अशोक के सारनाथ के स्तंभ लेख से लिया हुआ है। कहाँ से लिया हुआ है? सम्राट अशोक के सारनाथ के स्तंभ से लिया हुआ है। इसके फलक पर 4 सिंह चारों दिशाओं की ओर मुँह किए हुए दृढ़तापूर्वक बैठे हैं, कि मतलब इसकी जो 4 सिंह होते हैं ना, वो चारों दिशाओं में मुँह करे हुए और ये बैठे हुए हैं। इनसे सम्राट अशोक के चारों दिशाओं में राज्य तथा धर्म प्रचार करने की सूचना मिलती है, कि जो चारों सिंह है ना, वो चारों दिशाओं में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, और इनसे क्या वो मिलती है कि धर्म प्रचार की सूचना मिलती है। अशोक मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक था। इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अब हम पढ़ेंगे मौर्य इतिहास के स्रोत, कि मौर्य इतिहास के स्रोत क्या होते हैं। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। देखो, साहित्यिक स्रोत वो होते हैं जैसे कि कहानियाँ, कविताएं, रचनाएं, ये सब हमारे हो जाएंगे साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं हमारे पास? जो अभिलेख हो गए, जो खुदाई के दौरान मिले, ढूंढने पे मिले, वह सारी चीज़ें जो हमने बनाई नहीं है, लेकिन हमने उनको खोज किए तब हमें वो मिले हैं। जैसे कि देसी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसे कोई खोज थोड़ा ना करेगा, कौटिल्य ने बनाया तभी तो अर्थशास्त्र बना है वो। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस हो गया। सोमदेवकृत का कथा सरित सागर हो गया। क्षेमेंद्र का बृहद कथा मंजरी हो गया, पुराण हो गया। विदेशी मैगस्नीस की इंडिका, अन्य बौद्ध ग्रंथ, दीपवंश, महावंश, दिव्यवदान। जैन ग्रंथ में आ जाएगा बृहदबाहु का कल्पसूत्र तथा हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व। आप पुरातात्विक में क्या क्या आ जाएगा? अशोक के अभिलेख हो गया, रुद्रा दामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये कई बार पेपरों में पूछा जाता है। मैं आपको जो है ना, जो इम्पोर्टेंट लाइन है ना, उनको बार बार रिपीट करके बताऊंगी, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि भाई ये लाइन बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैंने यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ कर रखा है, लाइन लगा रखी है यहाँ पर, ताकि आपको पता चल जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको ये रिपीट करके ज़रूर बताऊँगी। भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली साम्राज्य था। चंद्रगुप्त ने लगभग 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। जो मौर्य साम्राज्य था ना, वो बहुत ही बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य था। कब हुई इसकी स्थापना? 322 ईस्वी पूर्व में हुई। और जैसे ही आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं ना, मैंने आपको नोट्स बनाकर आपको वो पढ़ाया करूँगी, समझाया करूँगी, ताकि आपको हेल्प मिल सके। इस साम्राज्य का अस्तित्व मौर्य वंश के कई योग्य उत्तराधिकारियों के बल पर लगभग 184 ईस्वी तक बना रहा, कि जो इसके जो उत्तराधिकारी थे ना, वो योग्य थे, तो उन्होंने क्या करा, बहुत लंबे समय तक 184 ईसा पूर्व तक इनका जो अस्तित्व था वो बना रहा। किनका? मौर्य साम्राज्यों का, क्योंकि मौर्य वंश के
उत्तराधिकारी जो थे उन्होंने क्या करा, मौर्य वंश का जो काल था उसको वो आगे बढ़ाते रहे। मौर्य काल के साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है। इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। अब ये जो आपको दिख रहा होगा ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म अर्थात ईसा से पूर्व का समय, ये पूछ लिया जाता है कि ईसा पूर्व से क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म से। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन जो है छोटा सा ही देखने में लग रहा है यहाँ पर, लेकिन बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में कौटिल्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो इतिहास में विष्णुगुप्त, ये बहुत जरूरी लाइन है, विष्णुगुप्त, चाणक्य तथा कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं। वह तक्षशिला में पैदा हुए, यहीं उसने शिक्षा ग्रहण करी और इसी शिक्षा केंद्र के प्रमुख आचार्य हो गए। कहाँ पैदा हुए चाणक्य जी? तक्षशिला में पैदा हुए और यहीं शिक्षा ग्रहण करी और इसी के क्या बन गए, प्रमुख आचार्य बन गए। एक बार नंद राजा ने अपनी यज्ञशाला में उनका क्या कह रहा था, अपमान किया था। इस कारण उन्होंने क्रोध में आकर नंद वंश को समूल नष्ट करने की क्या ले ली, प्रतिज्ञा ले ली। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की। और प्रतिज्ञा किसके अपमान के कारण ली थी? नंदवंश ने, जो धनानंद ने अपमान किया था ना, उसी कारण क्या ली थी इन्होंने, प्रतिज्ञा ले ली थी। ठीक है, अब है कौटिल्य अर्थशास्त्र। राजनीति पर आधारित यह पुस्तक मूल्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये जो पुस्तक लिखी गई है ना, मूल रूप से संस्कृत भाषा में है। पुरुषार्थ के अन्य 3 अंग अर्थात अर्थ में की गई है। क्या की गई इसमें? अर्थ की व्याख्या जीवन निर्वाह के साधन के रूप में की गई है। इसका स्रोत संपूर्ण धरती पर धरती और उस पर निवास करने वाले लोगों को बताया गया। किसका स्रोत क्या है? जो धरती पे निवास करते हैं ना व्यक्ति, उनको बताया गया है। अर्थशास्त्र क्या बोलता है भाई? धरती को अर्जित करने तथा उसे सुरक्षित रखने के साधनों की विवेचना करता है। कि तुम्हें धरती को, ये नहीं है कि धरती के जितने भी साधन है तुम उनको समाप्ति कर दो, उसकी सुरक्षा तुम्हें करनी नहीं है। उसकी मतलब अगर कोई चीज़ मिली है तो उसका हमें उचित प्रयोग करना है और उसकी सुरक्षा भी करनी है। इस परिभाषा के अंतर्गत अर्थशास्त्र राज्य का विज्ञान है। ये विज्ञान अर्थात जीविकोपार्जन के साधनों पर राज्य के नियंत्रण के सिद्धांत की बात करता है कि राज्य पर कैसे नियंत्रण किया जाए। जो इनका चाणक्य नीति का जो था ना कि अर्थशास्त्र था, ये ऐसी विज्ञान मतलब इन्होंने ऐसा सिखाया कि एक राज्य को हम कैसे उसकी कमी, उसकी खूबियों से परखें कि भाई ये राज्य कैसा है और इसको हम कैसे हरा सकें। यहाँ पे संपूर्ण अर्थशास्त्र 15 अधिकरण अर्थात 15 भागों में बांटा गया है संपूर्ण अर्थशास्त्र और 180 प्रखंडों में विभक्त किया गया और 600 श्लोक हैं। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। कितने में? 15 अधिकरण में 180 प्रखंड और 6000 श्लोक हैं। पुस्तक की पांडुलिपि की एक प्रति तिंजोर के एक पंडित ने सन 1905 में पुस्तकालय अध्यक्ष आर श्याम शास्त्री को भेंट की थी। कब की थी? 1905 में। किसको भेंट की थी? जो आर श्याम शास्त्री को भेंट की थी। कहाँ के पंडित थे? तिजोर के पंडित थे। तो ये काफ़ी बार पेपरों में पूछ लिया जाता है। अर्थशास्त्र में निहित विषय। अर्थशास्त्र के संपूर्ण अध्ययन में एक शक्तिशाली राज्य के महत्व को दर्शाया गया है। कि इसमें क्या दर्शाया गया कि जो शक्तिशाली राज्य के महत्व को दर्शाया गया कि एक शक्तिशाली राज्य जो है वो किस तरीके से बनाया जाए और कैसे उस पर शासन किया जाए। किसी भी योग्य शासक के लिए ग्रंथ एक पद प्रदर्शक का कार्य करता है। कौटिल्य के अनुसार राजा को शक्तिशाली एवं स्वेच्छा से कार्य करने वाला होना चाहिए। मतलब राजा को शक्तिशाली होना चाहिए और ऐसा कार्य करना चाहिए जो धर्म के विरुद्ध ना हो। राजा को प्रजा के हित में अपना हित समझना चाहिए। राजा को काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, उद्दंडता और विलासता से बचना चाहिए। ये किसने दिए थे कि भाई राज्य में अगर हम शक्तिशाली राज्य चलाना चाहते हैं, अगर अपने साम्राज्य को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। राजा को अपने मंत्रियों को चुनाव उनकी विद्वता के आधार पर करना चाहिए। अपने सारे कार्य राजा को इनसे छिपा कर करने चाहिए। कि राजा को अपने मंत्रियों को चुनाव ना उनकी ज्ञान के ऊपर करना चाहिए और जो इनके राजा के जो सारे कार्य होते हैं ना इनसे छुपा कर भी करने चाहिए। अपने मंत्रियों को कार्य प्रणाली का गुप्तचर द्वारा जांचते रहना चाहिए। कि अपने मंत्रियों की जांच करते रहना चाहिए कि कोई मंत्री हमारे विरुद्ध तो नहीं है। इसलिए राजा को अपने राज्य के हर क्षेत्र में गुप्तचर नियुक्त करने चाहिए। अन्य देशों में भी गुप्तचरों को नियुक्त करने की सलाह देनी चाहिए कि अपने क्षेत्र में तो करो ही करो, अपने मंत्रियों की तो जांच करो ही करो, अपने प्रजा की भी करो और साथ ही साथ क्या करो, जो बाहर के जो देश है उनमें भी भेजना चाहिए गुप्तचरों को।
कौटिल्य के अनुसार राज्य की स्थिरता आंतरिक शांति पर निर्भर करती है, कि राज्य की जो स्थिरता है ना, वो राज्य जो अगर हमें लंबे समय तक चलाना है, चाहे हम उसका राजा बन के रहना है, तो भाई उसकी आंतरिक शांति भी होनी चाहिए। जो आंतरिक शांति होगी तभी तो कोई राजा, जब प्रजा खुश होगी तभी तो राज्य कर पाएगा। यदि प्रजा के पास खाने पीने की वस्तु का अभाव हो तो जनता निश्चित तौर पर विद्रोह करेगी। अतः राजा को प्रजा हित के कार्य करने चाहिए, कि राजा को क्या करना चाहिए, प्रजाओं का सबसे पहले हित देखकर उनके लिए कार्य करना चाहिए। विदेशी नीति के बारे में कौटिल्य का मत आक्रामक प्रकार का था, कि विदेशी नीति के बारे में क्या था, कौटिल्य का जो मत था वो उनका कहना आक्रामक प्रकार का था। उनका कहना था कि दुश्मन का दुश्मन आपका मित्र होगा। कौटिल्य कहते थे कि दुश्मन का दुश्मन आपका मित्र होगा, लेकिन दुश्मन का मित्र आपका दुश्मन होगा, कि जो आपका दुश्मन का मित्र है वो क्या हो जाएगा, वो आपका दुश्मन हो जाएगा। इस नीति के अंतर्गत कौटिल्य शक्ति संतुलन के सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार शासन प्रणाली के सभी सिद्धांतों को अर्थशास्त्र में दिखाया जाता है, कि कैसे किसी राज्य पे हम अच्छी तरह से शासन कर सकें, एक राज्य से हम कैसे दूसरे राज्य को प्राप्त कर सकें। फिर हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभिक जीवन एवं विजय अभियान, कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उनका जो प्रारंभिक जीवन था और उन्होंने कैसे विजय प्राप्त करी, कैसे वो मौर्य वंश के राजा बने। चंद्रगुप्त के जन्म के विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं, परंतु सभी इस बात से सहमत हैं कि उनका बचपन जो था बहुत ही कठिनाइयों से गया। एक बार बाल्य अवस्था में क्या कर रहे थे कि एक मंडली बनाकर ना खेल खेल रहे थे, राजा बनकर उनके झगड़ों का फैसला कर रहे थे, जिसे बोलते हैं राजकलीम। कई बार पूछा गया है पेपर में कि एक दिन वह इस राजकलीम नामक खेल में व्यस्त थे, तभी चाणक्य वहाँ से गुजरे। उनकी जो दृष्टि थी वो चंद्रगुप्त पर पड़ी, वो समझ गए, उनके गुण देखकर अनुमान लगा लिया कि ये बच्चा बहुत ही अनुभवी है और गुणीवान है। वह दक्षिला ले गए। वो क्या कर गए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उनको दक्षिला लेके गए, वहाँ उन्होंने अपने उद्देश्य के अनुकूल उचित शिक्षा दी, कि वहाँ उन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उनको क्या दी, उचित शिक्षा दी। क्योंकि भाई वहाँ पे चाणक्य को भी ये था कि मुझे नंदवंश का अंत करना है। अभी जो पूछा जाता है, राजकलीम एक प्रकार का खेल है। इस खेल में चंद्रगुप्त बालकों की मंडली का राजा बनकर उनसे आपसी झगड़ों का फैसला करता है। मतलब जो ये राजकलीम है एक प्रकार का खेल है, इसमें क्या होता है, एक राजा होता है, वो क्या करता है, झगड़ों का निपटारा करता है। 326 ईसा पूर्व में यानी आक्रांता सिकंदर ने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर आक्रमण किया, कि 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ, यूनानी आक्रांता सिकंदर ने क्या करा, भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर आक्रमण कर दिया। जब भारत की पश्चिम सीमा पर आक्रमण किया तो भारत में इस समय किसका शासक था, नंद शासक धनानंद का शासन था। आंतरिक अशांति के साथ साथ देश की सीमाएं भी असुरक्षित थी, कि एक तो आंतरिक शांति नहीं थी देश में, भाई धनानंद के शासन में ना प्रजा खुश नहीं थी, तो इस वजह से आंतरिक शांति नहीं थी और सीमाओं पे भी असुरक्षा नहीं थी। सिकंदर को भारतीय सीमा पर किसी खास विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, कि जो सिकंदर था वो किसी खास विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, भाई कोई इतना था ही नहीं। वहाँ आगे बढ़ता हुआ सिंधु नदी पार करके भारत की मुख्य भूमि में प्रवेश कर गया। उसने क्या करा, जो सिकंदर था कि आगे बढ़ा वो और सिंधु नदी पार करके भारत के मुख्य भूमि पर प्रवेश कर गया। इससे आगे झेलमा तथा चिनाब नदी के मध्यवर्ती प्रदेशों का शासक पोरस था। अब जब इनसे ये जो सिंधु नदी पार कर गए, जब झेलमा और चिनाब नदी के मध्यवर्ती प्रदेशों में आए तो यहाँ का जो शासक था कौन था, पोरस था। अब पोरस बहुत ही स्वाभिमानी था, मातृभूमि भक्त था। सिकंदर ने उसे क्या कहा कि भाई तुम आत्मसमर्पण कर दो। पोरस ने कह दिया कि भाई मैं आत्मसमर्पण नहीं करूँगा, अब जो तुम्हारे दर्शन होंगे ना रण क्षेत्र में ही करूँगा। ये सिकंदर के लिए खुली चुनौती थी। दोनों पक्ष की सेनाएं झेलम नदी के दोनों किनारों पर आ डटी। अब इस सिकंदर को जो पोरस थे उन्होंने बोल तो दिया था कि भाई जब युद्ध में ही सामना होगा। अब क्या था, भीषण वर्षा के बीच धोखे से सिकंदर की सेना ने आक्रमण कर दिया, कि जब बहुत सारी वर्षा हो रही थी सिकंदर ने अपनी वो नीति लगाई कि ऐसे टाइम पर आक्रमण किया जाएगा जब उनके पास बचने के कोई उपाय ना हो। जमीन दलदली हो जाने के कारण विशाल रथ मट्टी में धंसने लगे। लेकिन जब भीषण वर्षा में जब उन्होंने आक्रमण किया ना सिकंदर ने,
तो क्या हुआ कि जो वहाँ पर उनके जो रथ थे ना सिकंदरों के, वो क्या होने लगे, धरती में बैठने लगे, क्योंकि वहाँ दलदला था पूरा। अतः पोरस की सेना का मुख्य भाग कोई खास भूमिका नहीं निभा पाया, लेकिन युद्ध का मंजर इतना भयानक था कि सिकंदर की सेना को सबक मिल चुका था। इसी कारण सिकंदर के बहुत समझाने के बाद भी उसके सैनिक भारत में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुए। परिणाम स्वरूप विश्व विजय का अधूरा सपना लेकर सिकंदर को 325 ईसा पूर्व में वापस अपने देश लौटना पड़ा। कि भाई देखो, पोरस ने बोल दिया था, क्या कहते हैं कि हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। उधर पोरस की सेना आ गई, इधर सिकंदर की सेना आ गई। वो तो पोरस के साथ ये बहुत अच्छा हुआ कि वहाँ पे बहुत तगड़ी बारिश हुई, जिससे क्या हुआ कि सिकंदर के जो सेना के रथ थे वो क्या होने लगे, और जो मट्टी का दलदला था ना वहाँ पर, उसमें अंदर जाने लगे। इससे सिकंदर और सिकंदर की सेना दोनों ही डर गए थे। सिकंदर ने तो कहा भी कि आगे जाओ, लेकिन सिकंदर की सेना बिल्कुल पीछे हट गई और सिकंदर ने क्या करा, अपना जो विजय का सपना था उसे लेकर वो वापस अपने देश लौट गया। चंद्रगुप्त मौर्य का विजय अभियान। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम आक्रमण मगध पर किया। ये प्रयास असफल रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा कि सबसे पहला जो आक्रमण था वो मगध पर किया, लेकिन ये असफल रहा। कहा जाता है कि मगध अभियान में असफल होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और उसके प्रधानमंत्री कौटल्य गांव के एक गांव में ठहरने का मौका मिला। कि जब इस अभियान में वो फेल हो गए ना, तो वो कौटल्य गांव में रुके। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया अपने बच्चों को थाली के बीच खिचड़ी उठाने से मना कर रही है। बोली कि बीच में से खिचड़ी उठाओगे तो बहुत गर्म रहेगी, खिचड़ियों को किनारे के हिस्से से खाओ। तब क्या होता है कि चाणक्य को समझ आता है कि हमने यहाँ गलती की है, और इससे उन्हें एक सबक मिला कि उन्हें मगध साम्राज्य के बीच की अपेक्षा क्या करना चाहिए, बाहरी क्षेत्रों पर आक्रमण शुरू कर देना चाहिए। पंजाब 325 ईसा पूर्व में सिकंदर के भारत से जाने के साथ ही सिंध और पंजाब में विद्रोह उठ खड़े हुए। वे अनेक यूनानी क्षेत्रीय मौत के घाट उतार दिए। 325 ईसा पूर्व के अंत में इस क्षेत्र के प्रमुख छत्र फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई। इससे पंजाब व सिंध में सिकंदर द्वारा स्थापित प्राचीन ढांचे भी ढहने लगे। यूनानी इतिहासकार जस्टिन इन सब घटनाओं में चंद्रगुप्त का हाथ बटाते थे। मतलब यहाँ पर था कि सिकंदर जब भारत से चले गए तो सिंध तथा पंजाब में विद्रोह उठ खड़े हुए। यहाँ अनेक यूनानी जो थे ना, वो यूनानी क्षेत्रीय वो क्या थे, मौत के घाट उतार दिए गए। अब छत्र फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई 325 ईसा पूर्व में। अब जो सिकंदर द्वारा प्रशासनिक ढांचा था ना, वो भी ढहने लगा। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर आक्रमण किया, तब जो इनका प्रशासनिक ढांचा था वो भी ढहने लगा। यूनानी इतिहासकार जस्टिन इन सब घटनाओं में चंद्रगुप्त का हाथ बटाते हैं। इन घटनाओं के बाद चंद्रगुप्त ने एक सेना एकत्रित कर स्वयं को राजा बनाया। अब उसने सिकंदर के बचे हुए क्षेत्रों के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया। कि जो सिकंदर के जो क्षेत्र बचे हुए थे ना, अब उनके विरुद्ध भी छेड़ दिया। भाई सिंध और पंजाब पर तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन जो उसके क्षेत्र और बचे हुए थे उन पर भी क्या कर दिया, युद्ध छेड़ दिया। अब यहाँ पे यूनानी इतिहासकार जस्टिन जो है वो क्या करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारी किताबें भी लिखते हैं, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की सेनाओं, उनका प्रतिभा, उन सब के बारे में वर्णन भी करते हैं। तो याद रखना है, जो जस्टिन है वो क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का अपने ग्रंथों में वर्णन करते हैं। अब उसने सिकंदर के बचे हुए क्षेत्रों के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया। अंतिम मैसिडोनियन छत्र यूडेमस ने 317 ईसा पूर्व में बिना लड़े भारत छोड़ दिया। कि अंतिम जो मैसिडोनियम था ना, वो यूडेमस, उसने क्या करा, बिना लड़े ही भारत छोड़ दिया। अब चंद्रगुप्त सिंध व पंजाब का एक छत्र शासक था। कि अब चंद्रगुप्त क्या था, सिंध और पूरे पंजाब का एक छत्र शासक बन गया था। नंदों का उन्मूलन। सिंध तथा पंजाब के बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य मगध साम्राज्य की ओर बढ़े। कि सिंध और पंजाब पे जब अपनी विजय प्राप्त कर ली, तो चंद्रगुप्त और चाणक्य कहाँ बढ़े, मगध साम्राज्य की ओर बढ़े। मगध में इस समय धनानंद का शासन था। अपने असीम सैनिक साधनों और संपत्ति के बावजूद भी वो जनता में अलोकप्रिय था। क्योंकि मैं अभी एक लाइन पहले बताई थी मैंने आपको कि
जो धनानंद था ना, वो इतना अत्याचार करता था अपनी प्रजा पर, ये इसका कर, अनाज पे कर, हर वस्तु पे कर, वो बहुत परेशान करता था। उससे क्या था, पूरी प्रजा में उसके लिए आक्रोश भरा हुआ था। अब उसने एक बार चाणक्य को अपना अपमानित किया। इसी अपमान का बदला लेने के लिए कौटिल्य ने क्या करा था, संपूर्ण नंदवंश को समाप्त करने की कसम खाई थी। और उन्होंने क्या करा, उनके पास एक विशाल सेना संगठित सेना थी, जिसका उपयोग उसने नंदों के विरुद्ध किया। भाई अब सिंध भी वो हासिल कर लिया, पंजाब भी हासिल कर लिया, तो उन्होंने, उनके पास अच्छी सेना थी। उन्होंने क्या करा कि चलो अब नंदवंश का अंत करने के लिए चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की सैनिक शक्ति नंद राजा के मुकाबले बहुत कम थी। भाई एक बार मगध पे हमला किया तो आके बैठ गए कौटिल्य राज्य में बैठे। जब कौटिल्य राज्य में बैठे तो उन्हें पता चला कि भाई हमें पहले इसके किनारे वाले क्षेत्रों पे हमला करना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य की सैनिक शक्ति नंद राजा के मुकाबले बहुत कम थी। यही एक ऐसा बिंदु था जहां कौटिल्य की कूटनीति उपयोग सिद्ध हुई। इस नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम उन्होंने साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करी। जो सीमा के पास थे ना, उनके क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करी। हिमालय क्षेत्र में प्रवर्तक नामक शासक से सहायता लेकर आगे बढ़े, कि हिमालय क्षेत्र में क्या था, एक पर्वत नाम का शासक थे, उनसे सहायता ली और आगे बढ़े। इसके बाद गंगा, यमुना, दोआबा क्षेत्रों के राज्यों पर विजय प्राप्त की। प्रवर्तक के साथ मिलकर बनाई गई इसी संयुक्त सेना ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। कि जो प्रवर्तक के साथ मिलकर सेना बनाई थी, उन्होंने क्या करा, पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, धनानंद का वध किया तथा इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का 322 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा और भारत के विश्व साम्राज्य का शासक बने। तो इस प्रकार क्या करा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य के शासक बने। सेल्यूकस पर विजय। अब उन्होंने सेल्यूकस पर विजय कैसे प्राप्त करी? सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेशों को उत्तराधिकारी सेल्यूकस बना। बेबीलोन और बैक्ट्रिया को जीतने के बाद वो भारत में सिकंदर के जीते हुए क्षेत्रों पर दावा करने लगा कि भाई सिकंदर जो था ना, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात जो उसका उत्तराधिकारी था वो सेल्यूकस बना। बेबीलोन और बैक्ट्रिया को जीतने के बाद भारत में सिकंदर के जीते हुए क्षेत्रों पर दावा करने लगा। इस उद्देश्य से क्या करा, उसने भारत पर चढ़ाई कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना यहाँ उसके सामने करने के लिए आतुर थी, लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य की सेना थी वो सामना करने के लिए तो तैयार थी। सिंधु नदी के तट पर दोनों की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। जो सेल्यूकस था वो हार गया, पराजित हो गया। एक संधि के अनुसार जो सेल्यूकस की लड़की थी हेलेना, उनकी शादी किससे कर दी गई? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी गई। अब जो क्या हुआ था, ये निश्चित तौर पर चंद्रगुप्त के लिए महत्वपूर्ण सफलता थी। उससे उसका साम्राज्य जो था ना, पारसिक साम्राज्य की सीमा को स्पर्श करने लगा, कि उसका जो साम्राज्य था और बढ़ गया, वो और आगे बढ़ गया। उनका साम्राज्य पारसिक साम्राज्य की सीमाओं को स्पर्श करने लगा। पश्चिमी भारत में साम्राज्य का विस्तार शक शासक रुद्रदामन ने गिरिनाग अभिलेख से पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त की विजय का पता चलता है। कि शक का जो शासक थे ना, रुद्रदामन ने क्या लिखा था? गिरिनाग अभिलेख से। कौन सा अभिलेख लिखा था? गिरिनाग अभिलेख से पता चलता है कि पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त की विजय का पता चलता है। चंद्रगुप्त ने बिना किसी बड़े विरोध के सौराष्ट्र के क्षेत्र को जीत लिया। इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्यों को राजपाल बनाया गया। इसने ये सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि भाई पुष्यगुप्त कौन थे? पुष्यगुप्त को वैश्य का राजपाल बनाया गया और उन्होंने क्या करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ये बार बार रिपीट हुए दोनों क्वेश्चन कि रुद्रदामन के गिरिनागर अभिलेख से पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त की विजय का पता चलता है। और जो पुष्यगुप्त थे, जो राजपाल बनाया गया था, उन्होंने क्या करा था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इस झील का कृषि सिंचाई के लिए प्रयोग में लिया जाता था। सौराष्ट्र के दक्षिण में सोपारा तक का प्रदेश भी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विजित किया गया था। इसकी राजधानी उज्जैन बनाई गई। तो ये जो दो थे, काफ़ी बार पेपरों में पूछे जाते हैं। पढ़ते हैं हम अभिलेख किसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण पठन सामग्री है, ये पूछ लिया जाता है बार बार। दक्षिण भारत की विजय। तमिल लेखक मालुमगान ने लिखा है कि मौर्य नामक शासन ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया।
यूनानी लेखक प्लेटो लिखते हैं कि 6 लाख की विशाल सेनाओं के साथ दिग्विजय के लिए निकला और तथा मथुरा तथा तिनेवेली तक पहुंच गया। जैन ग्रंथ बताते हैं कि वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त सवनवेल गोला कर्नाटक में आकर तपस्या करने लगे। इन तथ्यों से माना जाता है कि ये क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का ही अंग है। मतलब ये यहाँ पर ये बताने की कोशिश करते हैं कि दक्षिण भारत की विजय की किन किन कारणों से पता चलता है कि ये जो साम्राज्य था वहाँ पर भी मौर्य साम्राज्य का ही राज्य था। तमिल लेख मालूम नगर ने लिखा है कि मौर्य नामक शासक ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। इससे पता चलता है कि ये मौर्य साम्राज्य का अंग है। यूनानी लेखक प्लेटो लिखते हैं कि 6 लाख की सेना के साथ दिग्विजय के लिए निकले तथा मथुरा तथा तिनवेली तक पहुंचे। इससे पता चलता है। जैन ग्रंथ बताते हैं कि वृद्धावस्था में क्या था, सवनवेल गोला कर्नाटक में आकर तपस्या करने लगे। इससे पता चलता है। तो इससे पता चलता है कि जो दक्षिण भारत की विजय, दक्षिण भारत था वो मौर्य साम्राज्य का ही अंग था। इस प्रकार कौटिल्य का राष्ट्र निर्माण का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा संपूर्ण किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। ये पूछ लिया जाता काफ़ी बार। उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। पूरब में यह ब्रह्मपुत्र के मुहाने से लेकर पश्चिम में कच्छ की खाड़ी तक फैला हुआ था। हिंदकुश पर्वत इस साम्राज्य की वैज्ञानिक सीमा थी, जिसे बाद में मुगल तथा अंग्रेज शासक भी प्राप्त करने के लिए असफल प्रयास करते रहे। पाटलिपुत्र इस साम्राज्य की राजधानी थी। तो यहाँ पे क्या है कि उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। क्या? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। पूरब में ये ब्रह्मपुत्र के मुहाने से लेकर पश्चिम में कच्छ की खाड़ी तक फैला हुआ था। पूछ लिया जाता है यहाँ पे। हिंदकुश पर्वत इस साम्राज्य की वह वैज्ञानिक सीमा थी जिस पे मुगलों ने और अंग्रेजों ने काफ़ी प्रयास किए हासिल करने के लिए, लेकिन वो असफल रहे। पाटलिपुत्र इस साम्राज्य की राजधानी थी। पाटलिपुत्र क्या थी? इस साम्राज्य की राजधानी थी। 298 ईस्वी पूर्व में अपनी मृत्यु तक चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? यहाँ पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के जो उत्तराधिकारी थे उनके शासन कैसे कैसे हुए? सबसे पहले बिंदुसार, फिर अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति और बृहद्रथ। इनका जो अंतिम शासक था वो क्या था? बृहद्रथ था।